हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारी वर्ल्ड मैपिंग का लेक्चर नंबर 32 है, जिसमें हमने आपको पता है जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 22 से इंडिया का मैपिंग स्टार्ट कर दिया था। तो ये पर्टिकुलर लेक्चर जो है ये हमारा पोर्ट्स के लिए है, जिन्हें बंदरगाह बोलते हैं हिंदी में। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि पोर्ट्स होते क्या है, पहले तो क्या डेफिनेशन क्या है, व्हाट आर पोर्ट्स, कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हम पोर्ट्स बोलते हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पोर्ट्स क्या हैं, सिर्फ एक ही टाइप का नहीं होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स, डिफरेंट टाइप्स स्टडी करेंगे। एंड वी विल ऑल्सो सी की इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत इनकी एंशियंट टाइम से लेके इम्पोर्टेंस है। सो व्हाई पोर्ट्स आर सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद में हम देखेंगे कि पोर्ट्स जो है ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये बहुत एंशियंट टाइम से, जैसे हमारी अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो वहां से चलता आ रहा है। तो हम पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर एंशियंट पोर्ट्स कौन से हैं, कौन से ऐसे पोर्ट्स थे और क्यों इनकी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि पोर्ट्स जो हैं ये सदियों से बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। और उसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि इंडिया में कितने पोर्ट्स हैं, इंडिया में कौन से पोर्ट्स हैं और वो पोर्ट्स जो हैं उनकी लोकेशन क्या है। साथ में ही हम उनकी रिलेटिव लोकेशन भी देखेंगे कि वो ईस्टर्न कोस्ट पे है या वेस्टर्न कोस्ट पे है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितना पास में या दूर है। तो एज आई से इन स्टार्ट ऑफ एवरी लेक्चर, आप प्लीज अपनी नोटबुक साथ में रखेंगे और पहले वाले जो भी नोट्स है उनको हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग अपनी नोटबुक लेके आ गए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पोर्ट्स बोलते किसे हैं। पोर्ट्स जो है एक मरीटाइम फैसिलिटी है, ये वाटरवेज होते हैं, वाटर पोर्ट्स होते हैं कि इनके पास में पानी होना चाहिए, जरूरी नहीं है, लेकिन इनको मरीटाइम फैसिलिटी बोलते हैं, जहाँ पे जो शिप्स होती हैं, शिपमेंट्स जो होते हैं, वो अपना जो मटेरियल्स लेके आते हैं उनको लोड या फिर अनलोड करते हैं, खाली होते हैं या फिर जो शिप्स होते हैं वो भरे जाते हैं। ये पैसेंजर्स भी हो सकते हैं और कार्गोज भी हो सकते हैं। अगर पैसेंजर शिप का एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो टाइटैनिक है, और आजकल याचेस होती हैं। आपने देखा होगा कि इंडिया कभी कभी पूरी अर्थ के चक्कर लगाते हैं, कुछ शिप्स होते हैं या फिर कुछ शिप्स होते हैं जो रिक्रिएशनल के लिए होते हैं। तो पोर्ट्स तो वो भी वहीं पे आते हैं पोर्ट्स पे। तो दे डिस्चार्ज कार्गोज एंड पैसेंजर्स। कार्गो जैसे कि हम ट्रेड के लिए जो सामान लाते हैं, ले जाते हैं, तो वो सब जो है वो पोर्ट्स पे लोड और अनलोड होते हैं। तो यूजुअली जो है मतलब जितने भी सी कोस्ट्स हैं, जितना समुद्र के पास वाला जो एरिया होता है जहाँ पे ओपन सी का एक्सेस होता है, वहां पे जो सी पोर्ट्स हैं वो होते हैं। जैसे हैम्बर्ग के अंदर है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर है कांडला पोर्ट हो गया हमारा, तो और मैनचेस्टर का पोर्ट हो गया जैसे कि। लेकिन कुछ जो होते हैं वो इनलैंड में भी होते हैं। अगर इनलैंड का मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल बताऊं तो जो हमने ग्रेट लेक देखा था, ग्रेट लेक वाटरवेज, हमने 5 लेक्स देखी थी, हुरियन लेक, ओंटारियो लेक, मिशिगन लेक, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर। वो सारी की सारी लेक जो है वो इनलैंड वाटरवे बनाती है, जो सेंट लॉरेंस रिवर के थ्रू अटलांटिक ओशन के अंदर जाता था। तो दैट वाज आल्सो एन एग्जांपल कि जो ये शी पोर्ट्स हैं ये बिल्कुल अंदर की तरफ भी, कॉन्टिनेंट के अंदर की तरफ भी हो सकते हैं, प्रोवाइडिंग कि वहां पे कोई कनाल हो, रिवर हो, कुछ वाटरवे होना चाहिए। तो हम टाइप्स ऑफ पोर्ट की बात करते हैं कि जो पोर्ट्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज ए ड्राई पोर्ट। ड्राई पोर्ट किसे बोलते हैं? ड्राई पोर्ट जो होते हैं ये इनलैंड इंटरमोडल टर्मिनल, ड्राई पोर्ट्स जो होते हैं ये इनलैंड इंटरमोडल टर्मिनल्स होते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा ये इंडिया का नक्शा है, यहाँ पे हमारा एक सी पोर्ट है, लेकिन जो ड्राई पोर्ट होता है वो रोड या रेल के थ्रू किसी एक और अंदर एरिया से कनेक्टेड होता है, जो कि इनलैंड इंटरमोडल टर्मिनल होता है। इसका एडवांटेज क्या होता है, ये देखो, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना और नोट करते जाना। इसका एडवांटेज क्या होता है कि एक तो ये इधर जो सी पोर्ट है इस पे ये ट्रैफिक कम कर देता है, एक तो ट्रैफिक कम हो जाता है, दूसरा जो है इसकी सस्टेनेबिलिटी रहती है, ये सस्टेनेबल रहता है। और तीसरा क्या है कि आप देखो ये हिंटरलैंड है,
हिंटरलैंड का एरिया किसे बोलते हैं? हिंटरलैंड एक वर्ड है, हिंटरलैंड किसे बोलते हैं? हिंटरलैंड का एरिया वो होता है जो लैंडलॉक्ड होता है, लैंडलॉक्ड जो कोस्टल के पास नहीं होता है उसको हिंटरलैंड का एरिया बोलते हैं। तो ये एक तो हिंटरलैंड में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, यहाँ से फिर ये आगे जो है डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है। और तीसरा है कि अगर हम यहाँ पे ड्राई पोर्ट बना देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, ट्रांसपोर्ट का जो एक्सपेंसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस है ड्राई पोर्ट की। अगर हम इंडिया में ड्राई पोर्ट की एग्जांपल्स देखें तो एक तो हमारा राजकोट है गुजरात के अंदर विच इज अ ड्राई पोर्ट, और दूसरा हमारा हिंडावन है राजस्थान के अंदर, एक हमारा पटना बिहार के अंदर हमारा ड्राई पोर्ट है, एक काकीनाडा आंध्र प्रदेश का हमारा ड्राई पोर्ट है। सो इस तरीके से इंडिया में काफी ड्राई पोर्ट्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाईज जो आती हैं उनको इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और दूसरा टाइप है फिशिंग पोर्ट। फिशिंग पोर्ट किसे बोलते हैं? फिशिंग पोर्ट जो होते हैं वो मेनली ऐसे पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे फिशिंग की अवेलेबिलिटी रहती है। इनकी इकोनॉमिकल वायबिलिटी के लिए जरूरी है कि इनको कंटिन्यूसली फिशेस की सप्लाई होती रहे। तो ये रिक्रिएशनल पोर्ट्स या फैसिलिटीज भी इनको माना जा सकता है। और ये ऐसा पोर्ट है जो टोटली ओशन प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, राइट? फिशेस कहाँ मिलती हैं? ओशंस पे, ओशन जो शोर वाला एरिया होता है वहां पे भी होती है। तो ये टोटली ओशन प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। तीसरा टाइप होता है इनलैंड पोर्ट। इनलैंड पोर्ट जो होते हैं ये ऐसे पोर्ट होते हैं जो किसी नेविगेबल लेक पे या फिर रिवर पे या कनाल पे होते हैं और उनका जो सीधा एक्सेस है वो सी पोर्ट से होता है। अगर हम आगे वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, हम इनलैंड वाटरवेज पढ़ेंगे। इनलैंड वाटरवेज क्या होते हैं कि जो जैसे कि ये हमारी गंगा जा रही है और गंगा जो है हमारी बे ऑफ बंगाल में मिल रही है, तो हम गंगा के ऊपर कुछ ऐसे सी पोर्ट्स, कुछ इनलैंड पोर्ट्स बना देंगे। तो उससे क्या होगा कि यहाँ से जो हमारा शिपमेंट है वो गंगा रिवर के थ्रू सीधा बे ऑफ बंगाल में चला जाएगा। और ये मान लो कि हमें अगर यूपी में कुछ ट्रांसपोर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सीधा रेदर देन गोइंग फ्रॉम द रेल और द रोडवेज हम वाटरवे लेंगे यहाँ पे। तो वाटरवेज के कुछ एडवांटेजेस क्या होते हैं कि एक तो ये चीप होते हैं, इनकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। दूसरा ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। तो कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है और किसी भी प्रोडक्शन के अंदर कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है। तो ये तो हो गया हमारा इनलैंड पोर्ट का। सी पोर्ट्स की बात करें तो सी पोर्ट्स जो हैं जो हमारे शोर्स पे होते हैं, जैसे हमारा चेन्नई पोर्ट हो गया, जैसे हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ये सारे सी पोर्ट्स होते हैं जो सी से सीधा कनेक्टेड रहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, कार्गो पोर्ट्स हो सकते हैं या फिर क्रूज होम पोर्ट्स हो सकते हैं। कार्गो पोर्ट्स किसे बोलते हैं? कार्गो पोर्ट्स मतलब कि जहाँ पे जो कार्गोज आते हैं, जो सामान आता है वो लोड या फिर अनलोड होता है, वो होते हैं कार्गो पोर्ट्स। और अगर क्रूज पोर्ट की बात करें तो ये जहाँ पे पैसेंजर्स आते हैं वो उनको लोड या अनलोड करता है, तो उन्हें क्रूज होम पोर्ट्स बोलते हैं। स्मार्ट पोर्ट क्या होता है? स्मार्ट पोर्ट जैसा कि नाम से ही बता रहा है कि स्मार्ट होता होगा। और आजकल स्मार्ट किसे बोला जाता है? अगर चीजें आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस से लिंक्ड है या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स से चीजें लिंक्ड है, तो अगर कोई पोर्ट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिंक्ड है या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज कर रहा है, तो ऐसे पोर्ट्स को स्मार्ट पोर्ट्स बोलते हैं। इनमें सॉफ्टवेयर जो है उसका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये तो हो गया हमारा टाइप्स ऑफ पोर्ट के बारे में। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ पोर्ट की बात करते हैं। देखो पोर्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, ये तो मैंने सिर्फ कुछ ही रीजंस बताए हैं। बाकी जो पोर्ट्स हैं वो पूरी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, कंट्री की कनेक्टिविटी पूरे वर्ल्ड के साथ कैसे होगी, कंट्री का डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसा होगा बाकी कंट्री के साथ, कंट्री की स्ट्रेटेजिक लोकेशन कैसी होगी। अगर जैसे कि सिंगापुर का पोर्ट है, अगर वहां पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का नहीं होता तो शायद सिंगापुर के पोर्ट की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी तरह डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करने में अच्छे भी हो सकते हैं, ये बुरे भी बना सकते हैं। तो इनको मेंटेन करने में भी जो है वो पोर्ट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। तो सबसे पहला है कि इट इज वाइटल फॉर नेशनल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। नेशनल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वाइटल कैसे है ये देखो।
इनसे जो है पोर्ट से मैक्सिमम जो ट्रेड होता है ना पूरी दुनिया में, मैक्सिमम ट्रेड जो है वो इसके वाया होता है, पोर्ट्स पे होता है, सी वेज से होता है, और वो जो जितना भी सी वेज पे जो शिपमेंट्स होते हैं वो सारे पोर्ट्स पे आते हैं। तो ये एक नेशनल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत, अगर पोर्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी है, अगर इसका मतलब है कि फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, तो वो पोर्ट जो है उसकी कैपेसिटी बहुत होती है कि वो बहुत कार्गो शिपमेंट्स को हैंडल कर सकता है। तो अगर कैपेसिटी अच्छी है तो जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे हमें वो भी ज़्यादा होते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशनल सेंटर्स होते हैं, जैसे कि अगर हमारा मार्बोगो पोर्ट पे या फिर हमारा जेएलएन पोर्ट पे कोई शिपमेंट आया है तो वहां से क्या होगा, ये एक डिस्ट्रीब्यूशनल सेंटर होता है, वहां से फिर गुजरात में भेज दिया, राजस्थान में सामान भेज दिया, यूपी में सामान भेज दिया। तो इस तरीके से ये जो है इनकी इंपॉर्टेंस एज ए डिस्ट्रीब्यूशनल सेंटर्स भी होती हैं। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर एंड सिटीज। कैसे, जितनी भी आप इंपॉर्टेंट सिटीज देखो, जैसे कि मुंबई देख लो, जैसे कि गोवा का हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, ये सारी की सारी कहाँ पे लोकेटेड है, कोस्टल पे इन पे पोर्ट्स होता है। तो जहाँ पे पोर्ट्स होते हैं वहां पे नेचुरल है कि वहां पे इंडस्ट्रीज होंगी। इंडस्ट्रीज भी हमेशा ये कोशिश करती हैं कि जहाँ पे उनको ट्रांसपोर्टेशन की इजी और चीप अवेलेबिलिटी हो जाए वहीं पे वो अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं वो लोकेट करें। और दूसरा, एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरी इंडस्ट्रियल क्लस्टर और सिटीज को सपोर्ट करता है। तीसरा, ये ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं, ये मैंने स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, दीज आर ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं। और चौथा, ये पांचों अर्बनाइजेशन को कैसे, जैसे कि इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रही है, पैसा आएगा, बाहर से माइग्रेंट्स आएंगे, लोग आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो है वो अर्बनाइजेशन का डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसे मुंबई एक पोर्ट था, तो मुंबई बहुत जल्दी लाइक इन 1800s के आसपास मुंबई बहुत अच्छी तरीके से एक सिटी और डेवलप होना स्टार्ट हो गया। तो ये अर्बनाइजेशन को स्प्रेड करता है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे अच्छे होंगे, जैसे हम वापस सिंगापुर के पोर्ट का ही एग्जांपल लेते हैं। सिंगापुर का पोर्ट जो है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब क्रूशियल है, वो जापान के लिए भी क्रूशियल है, फिलीपींस के लिए भी क्रूशियल है और चाइना के लिए भी क्रूशियल है। तो ये सारी कंट्रीज कोशिश करती हैं कि सिंगापुर के साथ जो है इनके रिलेशंस अच्छे रहें। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइना ने सिंगापुर के साथ लड़ाई कर ली और इनके रिलेशंस खराब हो गए तो सिंगापुर ने मना कर दिया कि यहाँ से मैं सिंगापुर के शिपमेंट्स को जाने नहीं दूंगा, या फिर मैं यहाँ पे सिंगापुर के जो शिपमेंट्स आ रहे हैं उनको मैं यहाँ पे रुकने नहीं दूंगा, उनको मैं रिफिल नहीं होने दूंगा, उनको फ्यूल नहीं देने देंगे। तो क्या होगा, चाइना को फिर ट्रबल हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड देन डिफेंस पावर के लिए तो आप समझ ही सकते हो कि जैसे हमारी नेवी होती है, पोर्ट होता है, तो नेवी वाला जो सिंपल नेवी बोलने से मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से डिफेंस पावर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट के लिए तो जब वहाँ पे बहुत सारा काम आएगा, कार्गोज आएगा, और वहाँ पे जब इंडस्ट्रीज बनेंगी तो एम्प्लॉयमेंट वो ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। तो ये तो कुछ बहुत ही छोटे से पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। इन पॉइंट्स को आप अगर आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो, अगर आप किसी भी मेंस का एग्जाम देते हो या राइटिंग का देते हो तो आपको ये बहुत यूज होगा कि आप उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्ट्स को बहुत सारी चीजों के साथ इंटीग्रेट करके लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं इंडिया के एंशिएंट पोर्ट्स की। इंडिया में जो है मरीटाइम ट्रेड अभी का नहीं है, ये चल रहा है, बहुत सदियों से चल रहा है, ये सेंचुरीज से चल रहा है। ये हमारा जो साउथ एशियन वाला रीजन है, जो हमारा कोस्टल रीजन है, यहाँ पे हमारा गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु, केरला हो गया, ये सारा का सारा रीजन बहुत टाइम से मरीटाइम ट्रेड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आपको एक लोकेशन पता होगा, लोथल वन ऑफ द ओल्डेस्ट मरीटाइम डॉकिंग सेंटर है। वहाँ पे बहुत टाइम से लाइक 2900 BC से जो शिपिंग और जो मरीटाइम ट्रेड है वो चल रहा है। ये इंडिया का एंशिएंट टाइम से लाइक उससे अंग्रेजों के या डचेस के आने से पहले ही हमारी जो पहले की डायनेस्टीज हुआ करती थी, जैसे हमारी चोला, चेरा हो गई, पांड्याज हो गए, ये तो मैंने कुछ नाम बताए। ये सब जहाँ जहाँ अगर इनकी कोस्टल के पास सिटीज, इनका डायनेस्टीज रहता था तो ये वहाँ पे पोर्ट्स डेवलप करते थे और इस पोर्ट्स के थ्रू ये ट्रेड करते थे। जैसे रोमन्स हो गए, रोमन्स के साथ हो गया, ग्रीक्स के साथ हो गया, इजिप्ट के साथ हो गया, ये इन सारे सिविलाइजेशंस के साथ मरीटाइम ट्रेडिंग रिलेशंस रखते थे और चीजों का आदान प्रदान होता था। तो एक तो हमारा मतलब हमेशा से एडवांटेज क्या रहा है कि हमारा इंडिया का हाफ पोर्शन अगर मान ले, हम सदर्न वाला जो इंडिया है पूरा, ट्रॉपिक ऑफ
गुजरात से लेके लाइक आप ऐसे मानो कि ऑलमोस्ट हाफ हमारा जो है वो अराउंड 7500 किलोमीटर का शोर लाइन है। तो हमारे पास एडवांटेज है कि हमारा पास बहुत सारा शोर लाइन है और इंडिया की जो लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन के बिल्कुल लाइक सेंटर के अंदर है, तो ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तो इसका हमेशा से एडवांटेज हम लोगों ने उठाया है कि हम लोग वहाँ पे बहुत बिजी पोर्ट्स हमारे रहते हैं और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी रहते हैं। अगर इंडिया के एंशिएंट पोर्ट्स की हम बात करें तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा लोथल वाला है। लोथल जो आपको पता है कहाँ की लोकेशन है, इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोकेशन है और ये गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर है। और ये वन ऑफ दी अर्लीस्ट नॉन डॉक पॉइंट है, डॉकिंग सेंटर है ये, मतलब सबसे पुराना पुराना डॉकिंग सेंटर है। फिर मुजिरिस का पोर्ट है। मुजिरिस का पोर्ट जो है ये केरला के अंदर है, केरला के अंदर था आई मीन। और यहाँ से जो है स्पाइसेस है ना, स्पाइसेस आपको पता है इंडिया स्पाइसेस के लिए बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था और अभी भी है। तो स्पाइसेस का ट्रेड होता था, जैसे ये पर्शिया में जाता था, ये ग्रीक्स जो हैं वो यहाँ से आके लेके जाते थे, ग्रीक्स हो गए, इजिप्शियंस हो गए, रोमन्स हो गए, इन सब से कनेक्टिविटी थी। फिर हमारा पुम्पुहार का पोर्ट है जिसे पुहार का पोर्ट भी बोलते हैं। ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है। और इसको जो है वो चोला डायनेस्टीज जो है वो कंट्रोल करते थे। और फिर हमारा अरिकामेडु पोर्ट है। अरिकामेडु पोर्ट जो है इसको भी, ये भी चोला डायनेस्टीज के टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मरीटाइम सेंटर हुआ करता था। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? पुडुचेरी में, पुडुचेरी में इसकी लोकेशन है। और ये इसका जो मेंशन है संगम लिटरेचर के अंदर भी इसका बहुत अच्छे से मेंशन करा गया है। फिर हमारा भरूच का पोर्ट है। भरूच कहाँ पे? भरूच का पोर्ट जो है ये गुजरात के अंदर है और ये नर्मदा रिवर, पता है आपको, माही एंड नर्मदा रिवर, ये नर्मदा रिवर के माउथ पे बना हुआ है। फिर हमारा एक केलीकट पोर्ट हुआ करता था। केलीकट पोर्ट जो है ये भी चेरा डायनेस्टी जो थी, चेरा डायनेस्टी का एक इम्पॉर्टेंट मरीटाइम ट्रेड सेंटर हुआ करता था। फिर हमारा टूटीकोरिन का पोर्ट आता है। अभी भी हमारे पास एक टूटीकोरिन का मॉडर्न पोर्ट भी है, और लेकिन इस पोर्ट की जो हम बात कर रहे हैं ये तब 6th सेंचुरी के अंदर बना था। और इसे बनवाया किसने था? इसे पांड्याज और चोलाज, ये दोनों के टाइम में, पांड्याज के टाइम पे भी और चोलाज के टाइम पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मरीटाइम ट्रेड का सेंटर था। टूटीकोरिन का जो पोर्ट है ये जब इंडिया कॉलोनाइजेशन के अंदर था तब भी जो डचेस और इंग्लिश थे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। तो ये 7 पोर्ट्स हो गए जो एंशिएंट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसकी मैंने आपको फैक्चुअल डिटेल भी दी है। ये आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है और मेंस में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पोर्ट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या थी, क्यों है, या फिर एंशिएंट पोर्ट्स क्या थे। तो आप ये अगर आप ये लिख दोगे तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर हम लोकेशन देख ले तो देखो ये यहाँ पे लोथल है, यहाँ पे भरूच का था, ये हमारा मुजिरिस का हो गया, ये हमारा पुहार या ये पुहार का पोर्ट हो गया, हमारा कावेरीपट्टनम का पोर्ट जो है, ये हमारी अरिकामेडु का, ये हमारी महाबलीपुरम का पोर्ट हो गया। तो ये इस तरीके से, ये देखो आपको ये कोरकर का पोर्ट हो गया। ये सारे एंशिएंट पोर्ट्स हैं। कौन से? एंशिएंट पोर्ट्स हैं ये सारे। तो अब हम बात करते हैं पोर्ट्स ऑफ इंडिया की। इंडिया के अंदर जो है सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अराउंड 7500 किलोमीटर। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 7,517 किलोमीटर का, अराउंड 7500 किलोमीटर का शोर लाइन है हमारा। इस पूरी शोर लाइन पे अगर हम अपने मरीटाइम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 70% ऑफ इंडिया का जो वैल्यू के अंदर ट्रेडिंग होता है ना, पैसों के अंदर इंडिया का जो 70% है वो मरीटाइम के थ्रू होता है। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में 95% तक का ट्रेड हमारा मरीटाइम के थ्रू होता है। आपको अब इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है? 70% वैल्यू वाइज और 95% वॉल्यूम वाइज हमारा सारा का सारा ट्रेड मरीटाइम ट्रेड होता है, क्योंकि पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलप होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सागरमाला का प्रोग्राम भी लॉन्च करा था मार्च 2017 में। ये सागरमाला के अंडर क्या होगा कि जितने भी पोर्ट्स हैं उनको डेवलप करा जाएगा और उनको लॉजिस्टिक इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में ग्रोथ करा जाएगा। तो इनके मेन
इनका मेन की टारगेट क्या था कि पोर्ट जो है उनका मॉडर्नाइजेशन होगा। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन से क्या मतलब है कि जो नए सॉफ्टवेयर्स डेवलप होंगे, सिक्योरिटी के लिए काम करा जाएगा, जो डॉकिंग एंड अनडॉकिंग है उसमें मैनुअल वर्क कम होगा, नए पोर्ट्स को डेवलप करा जाएगा, जो पोर्ट्स के बीच की कनेक्टिविटी है और पोर्ट्स के हिंटरलैंड की कनेक्टिविटी है, मतलब इंटर पोर्ट कनेक्टिविटी जो है, जैसे एक पोर्ट का दूसरे पोर्ट से कनेक्टिविटी कैसा है, और एक पोर्ट का अंदर इनलैंड या ड्राई पोर्ट जो हमने डेवलप करा है उसके साथ, या फिर हिंटरलैंड के साथ कनेक्टिविटी कैसा है। और पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी करा जाएगा कि पोर्ट्स के बीच में भी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए कि उनको आराम से पोर्ट के साथ ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिल सके। और कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इंडिया जो भी इंडियन गवर्नमेंट जो भी अगर प्रोग्राम या प्रोजेक्ट लॉन्च करती है उसमें कम्युनिटी का हमेशा वैसे भी ध्यान रखा जाता है, तो ये कोस्टल कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए भी काम करेगा। तो ये सागरमाला प्रोजेक्ट था। अगर हम इंडिया में पोर्ट्स की बात करें कि इंडिया में कितने पोर्ट्स हैं, तो इंडिया के अंदर 13 मेजर पोर्ट्स हैं, 13 मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। हम पहले स्टार्ट करते हैं कोलकाता। आपको दिखेगा कि देखो ये जो जितने भी पोर्ट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे वेस्टर्न पोर्ट्स हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे ईस्टर्न पोर्ट्स हैं। आपको यहाँ से मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बताया था, गल्फ ऑफ ओमान के पास, और बाब अल मंदब का भी बताया था। तो जो भी शिपमेंट्स, जैसे सुएज कनाल से कोई शिपमेंट आता है या फिर हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई शिपमेंट आता है, तो वो शिपमेंट, उन शिपमेंट्स के लिए वेस्टर्न वाले जो पोर्ट हैं वो काफी पास में पड़ते हैं और उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन बनते हैं। तो हम एक वन बाय वन कवर करते हैं, आप अपनी कॉपी में नोट करते जाना। सबसे पहले कोलकाता पोर्ट की बात करते हैं। तो कोलकाता पोर्ट जो है ये ओनली रिवराइन है, ये हुगली नदी जो है उसके बैंक पे बना हुआ है, हुगली नदी के बैंक पे बना हुआ है। एंड दिस इज दी ओनली रिवराइन प्रोजेक्ट। रिवराइन प्रोजेक्ट, रिवराइन पोर्ट का मतलब क्या है, जो नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर। उसके बाद हमारा उड़ीसा का है पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट जो है ये जब महानदी, यहाँ पे महानदी है, महानदी जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो महानदी के माउथ पे है, ये महानदी के माउथ पे, महानदी का कॉन्फ्लुएंस जब बे ऑफ बंगाल से होता है तो उसके माउथ पे है हमारा पारादीप का पोर्ट है, ठीक है। और फिर हम बात करें विशाखापट्टनम पोर्ट की, तो विशाखापट्टनम और पारादीप लोकेटेड कौन सी स्टेट में है, उड़ीसा में, ठीक है। ये दो पोर्ट्स हमारे हो गए। फिर हम बात करते हैं विशाखापट्टनम की। विशाखापट्टनम कहाँ पे लोकेटेड है हमारा, पहले तो आंध्र प्रदेश में। और ये विशाखापट्टनम जो ये बल्क कार्गोज आते हैं ना, जो बड़ी बड़ी शिपमेंट्स आती हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो उन बल्क कार्गोज के लिए विशाखापट्टनम का पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो होल्डिंग, जो कार्गो कैपेसिटी है वो बहुत हाई है। उसके बाद हम देखते हैं एन्नौर का पोर्ट। एन्नौर का पोर्ट जो है इसे कमारजार पोर्ट्स भी बोलते हैं। और ये कौन से स्टेट के अंदर है, ये तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। और ये इंडिया का पहला कॉर्पोरेट पोर्ट है, कॉर्पोरेट पोर्ट, इंडिया का फर्स्ट कॉर्पोरेट। अगर कॉर्पोरेट पोर्ट का क्वेश्चन आता है तो हम क्या बोलेंगे, एन्नौर पोर्ट। कौन सा पोर्ट, कॉर्पोरेट पोर्ट है ये हमारा, ठीक है। ये एज ए लाइक पब्लिक कंपनी, आप ऐसा समझो कि इसमें जो 60% स्टेक्स हैं वो गवर्नमेंट के हैं और बाकी की जो स्टेक्स हैं वो प्राइवेट कंपनी होल्ड करती है। उसके बाद है हमारा चेन्नई का पोर्ट। चेन्नई का पोर्ट भी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। और चेन्नई का पोर्ट जो है ये बे ऑफ बंगाल के अंदर लार्जेस्ट है। बे ऑफ बंगाल के अंदर अगर लार्जेस्ट पोर्ट की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, चेन्नई का पोर्ट। और ये सेकंड लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट है तो वो हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल है। उसके बाद चेन्नई जो है ये सेकंड लार्जेस्ट है। लेकिन ईस्ट कोस्ट पे, ये ईस्ट कोस्ट है हमारा, ईस्ट कोस्ट पे अगर लार्जेस्ट की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, चेन्नई का पोर्ट। और कहाँ पे है वो, तमिलनाडु में। उसके बाद है हमारा टूटीकोरिन का पोर्ट। टूटीकोरिन का पोर्ट जो है इसको भी नया नाम देके वीओ चिदम्बरम पोर्ट कर दिया गया है। तो ये कहाँ पे, ये गल्फ ऑफ मन्नार है। यहाँ पे जो है गल्फ ऑफ मन्नार का एरिया है। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार के एरिया के अंदर लोकेटेड है कौन सा, टूटीकोरिन का पोर्ट। उसके बाद हम वेस्ट कोस्ट की तरफ चलते, तो वेस्ट कोस्ट में हमारा सबसे पहले आता है कोची का पोर्ट। कोची के पोर्ट की अगर बात करें तो ये जो एक विलिंगडन आइलैंड है, यहाँ पे जो आर्टिफिशियल आइलैंड है, यहाँ पे एक
केरला के अंदर विलिंगडन आइलैंड है, विच इज अ आर्टिफिशियल आइलैंड। आर्टिफिशियल आइलैंड क्या होता है कि हमने बनाया है, इंसान का बनाया हुआ आइलैंड है वो, उस पे है ये हमारा कोची का पोर्ट। और कौन से स्टेट के अंदर है ये? केरला के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा है बेंगलुरु का पोर्ट। बेंगलुरु का पोर्ट जो है इसे पनाम्बुर का पोर्ट भी बोलते हैं। बेंगलुरु का पोर्ट जो है इसे पनाम्बुर का पोर्ट भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका में। यहाँ पे देखो आप नोट करना, बेंगलुरु को जो पोर्ट है ये एक रिवर है, और रिवर का नाम है गुरुपुरा रिवर। रिवर का नाम क्या है? गुरुपुरा रिवर, GURUPUR, एक गुरुपुरा रिवर। उस रिवर के ऊपर, वो रिवर जब अरेबियन सी में गिरती है तो उस रिवर के माउथ पे बना हुआ है हमारा बेंगलुरु का पोर्ट। बेंगलुरु का पोर्ट कौन से स्टेट के अंदर है? कर्नाटका के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं मारमुगो पोर्ट की। मारमुगो पोर्ट जो है ये कौन से स्टेट के अंदर आता है? सबसे पहले ये गोवा है हमारा, तो मारमुगो पोर्ट जो है ये गोवा के अंदर है। और इसकी इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो आयरन ओर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, जो हम आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं उसके एक्सपोर्टिंग के लिए मारमुगो का जो पोर्ट है वो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, JNPT के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है। लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? JNPT। और लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ ईस्ट कोस्ट हमने कौन सा बताया था? टूटिकोरिन का बताया था, या फिर चेन्नई का बताया था? ईस्ट कोस्ट का लार्जेस्ट पोर्ट जो है वो चेन्नई है, विच इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट। लेकिन अगर हम ओवरऑल सबसे लार्जेस्ट पोर्ट की बात करें तो वो कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बहुत ही लार्ज कंटेनर जो होते हैं, ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। कंटेनर्स किसको बोलते हैं? जो आपने ऐसे बड़े बड़े बॉक्सेस देखे होंगे, आप अगर कभी किसी मूवी में भी देखा होगा आपने कि आते हैं, उसके अंदर लोग बहुत सारी चीजें स्मगल करते हैं, तो ये जो है उनको कंटेनर्स बोलते हैं। तो ये जो है ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया भी है। और ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अंदर आपने एक सुना होगा कि एलिफेंटा आइलैंड है, एलिफेंटा केव सुना होगा आपने, उसी तरह एक एलिफेंटा आइलैंड भी है। तो ये जो पोर्ट है वो उस एलिफेंटा आइलैंड पे, उसके शोर पे लोकेटेड है, उसके ईस्टर्न शोर पे ये JNPT वाला जो पोर्ट है ये लोकेटेड है। उसके बाद है हमारा मुंबई जो है ये सबसे पुराना, लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट है हमारा। और ये जो शिवाजी की जो सेना हुआ करती थी, शिवाजी राव थे, शिवाजी राव की जो नेवीज हुआ करती थी वो भी इस पोर्ट को यूज करती थी। तो दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट, मुंबई का पोर्ट। और फिर बचता है हमारा कांडला का पोर्ट। कांडला का पोर्ट जो है ये क्रूड ऑयल इंपोर्ट जो है हमारा इंडिया का, यहाँ से मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से या फिर हमारा जो बाबल मंदब से जो शिपमेंट्स आते हैं वो सारे वेस्टर्न कोस्ट की तरफ जाते हैं। तो जो ऑयल का जो है हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट है। यहाँ पे जो ऑयल के शिपमेंट्स आते हैं वो कांडला पोर्ट पे आते हैं। और सबसे लास्ट में हमारा बचता है पोर्ट ब्लेयर का। पोर्ट ब्लेयर का पोर्ट जो है वो काफी लोग कवर नहीं करते हैं, आपको इसको नहीं भूलना है। पोर्ट ब्लेयर जो है ये हमारा 13th पोर्ट है, और ये अभी 2020 के अंदर ही इसको डेडिकेट करा गया है एज ए यंगेस्ट पोर्ट। और ये इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी लोकेशन देखोगे तो स्ट्रैटेजिकली ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंटरनेशनल शिपिंग लाइन्स हैं, जो सऊदी अरेबिया, यहाँ से सऊदी अरेबिया ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के जो सिंगापुर की तरफ जाती है वो, या फिर USA सिंगापुर की तरफ जो जाती है वो, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर का जो पोर्ट है वहाँ पे रुकती हैं। तो ये पोर्ट ब्लेयर हमारा कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार आइलैंड के ऊपर। तो ये हमारे 13 पोर्ट्स हो गए हैं। अब हम यहीं पे एक और चीज देख लेते हैं। यहाँ से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है। कौन सा निकलता है लाइन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन से पोर्ट्स जो हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल पास में है और कौन सा सबसे दूर है। तो अगर हम सदर्न मोस्ट पोर्ट की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? हमारा टूटिकोरिन। टूटिकोरिन हमारा सदर्न मोस्ट पोर्ट है। और हम अगर सबसे ऊपर नदर्न मोस्ट की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? हमारा कांडला। कांडला हमारा नदर्न मोस्ट है, ठीक है। और अगर हम
ईस्ट, आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि कौन सा वेस्ट और कौन सा ईस्ट में है। और आप एक बार इसको पॉज करके इसके साथ इसकी रिलेटिव लोकेशन भी देखिए कि जैसे मुंबई पहले आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, फिर मारमागो, फिर बेंगलुरु और फिर कोची आता है। उसी तरीके से कोलकाता के नीचे पारादीप है। और ये सारे पोर्ट्स कौन से स्टेट के अंदर हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा मेजर पोर्ट्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कौन से 3 मेजर पोर्ट्स हैं? एन्नोर का पोर्ट, चेन्नई का पोर्ट और टूटिकोरिन का पोर्ट। तमिलनाडु के अंदर 3 है, बाकी महाराष्ट्र के अंदर 2 हैं। बाकी सब में हमने देखा था कि मोस्टली एक एक पोर्ट ही है या ज्यादा से ज्यादा 2 पोर्ट है, लेकिन तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट जिसमें 3 पोर्ट हैं। तो ये हमारा पोर्ट्स के बारे में बहुत ही डिटेल वाला लेक्चर खत्म हो गया है। हमने पोर्ट्स को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। आपको कहीं और से कुछ भी पोर्ट्स के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको ठीक से रिवाइज कर लेते हो तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।